यहाँ पर मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें 4 नामालूम वेरिएबल हैं। जैसा कि पहली वीडियो जो रिड्यूस्ड रो एचएन फॉर्म में थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी कभी हम लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व कर रहे होते हैं और अगर मेरे पास इक्वेशंस नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ़ अननोन से कम हो तो मेरे पास कोई एक सोल्यूशन नहीं होता या उनका यूनिक सोल्यूशन नहीं होता। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखकर भी मुझे यही लग रहा है कि मेरे पास एक सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। मेरे पास पहली टर्म्स बनती हैं 1 1 2, x2 की टर्म्स हैं 2 2 4 और x3 की टर्म्स हैं 1 2 और 0 और कोफिशिएंट्स ऑफ x4 है मेरे पास 1 -1 और 6। ये मेरे पास पहला मैट्रिक्स बन गया। अब इसके साथ मैं अपेंड करूंगी जवाबी मैट्रिक्स को जो 8 12 और 4 है। अब इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाएंगे। अब जो पहला काम मैं करना चाहूँगी वो ये है कि पहली रो के पहले कॉलम के नीचे वाले दो जो एलिमेंट्स हैं या जो नीचे वाली दो रोज़ हैं उनको ज़ीरो कर दूँ। मेरा जो पहला रो है वो वैसी की वैसी रहेगी 1 2 1 1 और 8। अब मैं ये करूँगी कि मैं सेकंड रो को रिप्लेस करूँगी सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो से, यानी 1 -1 0, 2 -2 0, 2 -1 1, -1 -1 मेरे पास -2 हो जाता है और 12 - 8 आता है 4। ये मेरा ठीक हो गया है। मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो x2 है जो सेकंड कॉलम में मौजूद है वो शायद एक फ्री वेरिएबल हो। अब हम तीसरी रो की तरफ चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो 2 है सबसे आखिरी वाली रो में इसको हम 0 कर दें। अब हम अपनी आखिरी रो को रिप्लेस करेंगे 2 - 2 टाइम्स 1 फर्स्ट रो से रिप्लेस करेंगे, यानी 2 - 2 टाइम्स 1 0, 4 - 2 टाइम्स 2 मेरे पास 0 आ जाता है, 0 - 2 टाइम्स 1 -2, 6 - 2 टाइम्स 1 बन जाता है 4 और 4 - 2 टाइम्स 8 बन जाता है 4 - 2 टाइम्स 8 -2 टाइम्स 8 -16 है, -16 और 4 को करें तो हमारे पास -12 आता है। अब हम ये चाहते हैं जो हमारे पास -2 मौजूद है हम इसको भी 0 कर दें, जो आखिरी रो में -2 हमारे पास मौजूद है। मेरी दूसरी रो वैसी ही रहेगी जैसी कि पहले है, जो है 0 0 1 और -2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी वही रहेगा 4। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसको भी 0 कर दूं ताकि मेरी पिवट एंट्री के ऊपर और नीचे जो है मेरे पास ज़ीरोज़ आ जाए। तो अब मैं करूँगी कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करूँगी। 1 - 0 0, 2 - 0 0, 1 - 1 मेरे पास आ जाता है 0 और 1 -2 ये आ जाता है 1 + 2 ये 3 और 8 - 4 मेरे पास बनता है 4। अब मैं अपनी रो 3 को रिप्लेस करूँगी। रो 3 + 2 टाइम्स रो 2 से। तो अब मेरे पास बनता है 0 + 2 टाइम्स 0 0, 0 + 2 टाइम्स 0 0, -2 + 2 टाइम्स 1 -2 + 2 = 0, 4 + 2 टाइम्स -2 तो ये बन जाता है 4 - 4 और ये भी 0, -12 + 2 टाइम्स 4 ये -12 + 8 और ये है -4। अब ये आखिरी लाइन कुछ अजीब सी बन गई है या आखिरी रो कुछ अजीब सी हो गई है। मैंने अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस रो एचएन फॉर्म में ले आई हूँ और मेरी पिवट एंट्रीज जो हैं उनके ऊपर और नीचे
ज़ीरोज़ मौजूद हैं। लेकिन ये जो हमारी पिवट एंट्री जो है सेकंड रो में, ये इसको दूसरे कॉलम में होना चाहिए था, लेकिन ये अब तीसरे कॉलम में है। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि जो हमारा कॉलम 2 है वो फ्री वेरिएबल है। अब इन नंबर्स को मैं वापस मैप करूंगी अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अब मैं इससे अपना लीनियर इक्वेशंस लिखूंगी कि मेरा रिजल्ट क्या बनता है। ये हमारे पास यूँ बनेगा, मैं कलर चेंज कर लूँ। 1 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स x2 प्लस 0 टाइम्स x3 प्लस 3 टाइम्स x4 इज इक्वल टू 4। मैं x3 वाली टर्म को इग्नोर कर सकती हूँ क्योंकि वो 0 है। अब 0 टाइम्स x1 प्लस 0 टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स x3, इसलिए यहाँ पे सिर्फ x3 वाली टर्म लिखूंगी, माइनस 2 टाइम्स x4 इज इक्वल टू 4। और ये आखिरी लाइन से मुझे क्या मिलेगा, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। तो मेरे पास बाईं तरफ या लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी चीज़ नहीं है। 0 इज इक्वल टू -4 है। ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता। ये तो मैथ्स के रूल्स के ही खिलाफ है। ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। 0 तो कभी भी -4 के बराबर नहीं हो सकता, और ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, या ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है कि हम इस इक्वेशन सेट का सॉल्यूशन फाइंड कर सकें, या कोई इस तरह का पॉइंट फाइंड कर सकें जहाँ पे ये तीनों इक्वेशंस अपने आप को काटती हों या इंटरसेक्ट करती हों। वीडियो के शुरू में हमने ये बात वाजिया की थी कि शायद हमारे पास इस इक्वेशन सेट का जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनिट होगा, यानी हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे और कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अब तो हमारे पास बात ही मुख्तलिफ आ गई है, यानी कि हमारे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बिलाशुबा ये जो मेरे पास इक्वेशन सेट है ये R4 से बिलोंग करता है। इसमें मेरे पास 2 प्लेन्स हैं। एक ये प्लेन है जो मैंने नीले से बनाया है, और दूसरा प्लेन जो है मेरे पास वो पहले प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है, और ये मैं येलो से बना रही हूँ। ये जो मेरा पहला, मैं आपको मिसाल से वाजिया करती हूँ। ये जो मेरा पहला प्लेन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ 3x प्लस 9y 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 5 से। जो पीले रंग से मैंने प्लेन बनाया है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 2। ये R3 का केस अगर हम इसको कंसिडर करें तो R3 के केस में ये दोनों प्लेन्स आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पहली इक्वेशन में हमारे पास सेम कोफिशिएंट्स ऐड होकर 5 दे रहे हैं, और दूसरी इक्वेशन में वही कोफिशिएंट्स आपस में जमा होकर मुझे 2 दे रहे हैं। लेकिन देखने में लगता है कि शायद इसका इन्फिनिट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें, लेकिन जब भी कभी मेरे पास दो पैरेलल प्लेन्स आ जाते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना नामुमकिन होता है, इसलिए उन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करूं तो मेरे पास आता है 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, जो तकरीबन वैसा ही है जैसा हमें ऊपर वाले केस में मिला है। तो इससे ये बात यकीनन आपको वाजिया हो गई होगी कि जब भी मेरे पास सेट ऑफ इक्वेशंस आती हैं जो कि पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हों, तो उसको हम बेसिक एलिमिनेशन के मेथड से कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, या उन सेट ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता, और ऐसे इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता। अगर मेरे पास पिवट एंट्रीज उतनी ही हो जितने मेरे पास कॉलम्स हैं तो मेरे पास ज़रा सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाती है, यानी मेरे पास 0 इज़ इक्वल टू ए बी कुछ भी हो सकता है। इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तो मेरे पास कभी भी उस सेट ऑफ इक्वेशन का सलूशन मौजूद नहीं होगा। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मैं उनका सलूशन फाइंड नहीं कर सकती। अगर मेरे पास पिवट एंट्रीज उतनी ही हों जितने कॉलम्स हों
ये कंसिडर करें कि मेरे पास कोई इस तरह का मैट्रिक्स है जिसमें 1 1 1 0 0 0 है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स है मेरे पास A B C और D। इस तरह के केस में मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर थी। लेकिन जब कभी मेरे पास कोई फ्री वेरिएबल हो, यानी फ्री वेरिएबल का मतलब है मेरे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो 1 0 1 0, नहीं मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ। मेरे पास मैट्रिक्स है 1 1 0 0, फिर मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2, फिर मेरे पास है 0 0 1 2 और फिर है 0 0 0 और ये है 0, यानी कि मेरे पास बंच ऑफ जीरोस जो है वो 0 के बराबर है और मेरे पास रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म है। यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्री वेरिएबल्स मौजूद हैं, यानी मैं पहले कॉलम को कहूँगी ये पहला कॉलम जो है वो फ्री कॉलम है। इसी तरह जो सेकंड कॉलम होगा, जो मेरे पास आखिरी कॉलम है वो भी फ्री कॉलम है और उसका जो वेरिएबल है वो भी फ्री वेरिएबल है, क्योंकि इनमें मेरे पास कोई पिवट एंट्री मौजूद नहीं है। पहले और तीसरे कॉलम में मेरे पास पिवट एंट्री है 1 1। जब भी मेरे पास फ्री वेरिएबल्स होंगे तो मेरे पास उस सेट ऑफ इक्वेशंस का कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि हज़ारों इन्फिनिट सॉल्यूशंस मौजूद होंगे। लेकिन जब कभी भी मेरे पास ये केस आ जाए कि मेरे पास जीरोस बराबर हो रहे हों किसी नंबर के, यानी कि बाईं तरफ या लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास ज़ीरो हो और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कोई नंबर आ रहा हो, यानी कि मेरे पास लेफ्ट साइड पे तो ज़ीरोस हैं लेकिन जो राइट साइड पे है वहाँ पे कोई ना कोई नंबर मौजूद हो, तो तब मेरे पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी मेरे पास 0 = 7 हो तो ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह के केसेस में मेरे पास सोल्यूशन नहीं होता।